नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर ये कहा जाए कि ये उत्तर प्रदेश की सत्ता की दिशा तय करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। यहां पर जिसने जनता का दिल जीता उसने विधानसभा में राज किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ का वोटर उत्तर प्रदेश का भाग्य तय करता है, तो ये बिल्कुल सही साबित होगा और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। दिल्ली से सबसे नजदीक वाला ये इलाका पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित, सबसे शिक्षित, सबसे औद्योगिक इलाका माना जाता है। हरियाणा, पंजाब में जब हरित क्रांति चरम पर थी तो उस दौरान यूपी के इस इलाके ने कृषि क्षेत्र में बहुत प्रगति की, जिसके चलते यहाँ गन्ना की बंपर पैदावार होती है और साथ ही कैश फसलें भी यहाँ खूब होती हैं, जिसके चलते यहाँ का किसान पूरे उत्तर प्रदेश में संपन्न किसानों की श्रेणी में आता है। और इसी का नतीजा है कि किसान राजनीति का देश भर में गढ़ मुजफ्फरनगर इसी क्षेत्र में आता है और ऊपर से यहाँ जाट बिरादरी का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है, जो कि माना जाता है कि अपना वोट तो डालते ही है, साथ ही साथ कहावत है कि औरों के भी वोट पड़वाते हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम वोटरों की भी अच्छी खासी तादाद है और 2013 से पहले इस क्षेत्र को गंगा जमुना तहजीब का केंद्र माना जाता था, जिसके चलते एक कहावत यहां बोली जाती थी कि जाट मुस्लिम साथ आए तो उसे इस क्षेत्र में कोई ना हरा सकता। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे और उसके बाद कैराना पलायन जैसे मुद्दों ने इसमें खलल डाला और अब सारे समीकरण पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। अब ऐसे में यूपी चुनाव का बिगुल बज गया है तो सभी सियासतदानों की नजर फिर से वेस्ट यूपी पर आकर टिक गई है, क्योंकि यहाँ का किसान पहले की कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा हुआ था, जिनका मुद्दा विपक्ष उठा रहा था। अब ऐसे में चाहे सीएम योगी हो या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, दोनों अपने अपने हिसाब से राजनीति करने में लगे हुए हैं और हितों के साध रहे हैं। और ऐसे में एक तरफ सीएम योगी मुजफ्फरनगर से लेकर कैराना तक की घटनाओं का बखान कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव ने कश्यप सम्मेलन आयोजित कर छोटी छोटी जातियों को अपने साथ लाने की कोशिश की है और ऊपर से हैदराबाद से आकर यूपी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी उतर गए हैं, जो कि मुस्लिम वोटरों के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस और बसपा यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी आरएलडी भी है, लेकिन फिलहाल मुकाबले में दो ही पार्टियां दिख रही हैं जो कि मैदान पर उतरकर ताल ठोक रही हैं और सीधे मुकाबले की ओर कदम बढ़ा रही हैं। मानो कह रही हो कि आ देखें जरा किसमें कितना दम है। वेस्ट यूपी में सबसे ज्यादा किस तरह से किसका दम काम आएगा वो देखने वाली बात होगी। और ऐसे में कई सवाल उठते हैं। वेस्ट यूपी में जंग वोटर किसके संग? पश्चिम का मुकाबला अखिलेश या योगी, किसका बनेगा मामला? कैराना 2 विधानसभा, योगी का 2022 जीतने का फॉर्मूला। मुल्ला मल्लाह का नारा क्या सपा को कराएगा पार? किसानों का आंदोलन क्या राजनीतिक दलों के लिए बना समागम? 2022 की सियासी लड़ाई वेस्ट पर क्यों आई? सभी दलों की अपनी दावेदारी, पश्चिम में कौन किस पर भारी? तो पश्चिमी यूपी में हर तरीके की तैयारी देखी जा रही है। फिलहाल तो पूरे उत्तर प्रदेश में सभी दल फैले हुए हैं, अपनी अपनी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के दिल तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर बड़ा मुकाबला देखा जाए, कड़ी टक्कर देखी जाए तो सपा और बीजेपी में ये तस्वीरें सामने आ रही है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है चर्चा के लिए। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ेंगे। रुख कर लेते हैं कपिल जी का। कपिल जी, हर दल अपनी तैयारी कर रहा है, सपा की तरफ से छोटे छोटे दलों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या इससे जीत मिल पाएगी? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि समाजवादी पार्टी विस्तृत रूप से एक अपनी कार्य योजना पे काम कर रही है और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो कभी भी बंटवारे की नहीं रही है। हमने कभी किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी भाषा भाषाई को, किसी भी वर्ग को बांट करके नहीं देखा। हमने समेकित करने का प्रयास जब से हम 1992 से बने तब से कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। हमारे लिए सत्ता जरूरी नहीं है, हमारे लिए व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। लेकिन चूंकि व्यवस्था परिवर्तन सत्ता परिवर्तन के माध्यम से होता है तो हम अपने विचारधारा के आधार पर, हम अपने आदर्शों के मानक पर ही चल करके उसे परिवर्तित करना चाहते हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का आग बो रही है उच्च और निम्न दिखा करके जातियों के अंदर, तो वो समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है। और हम सभी वर्गों को साथ में लेकर के चल रहे हैं, किसी एक जाति का नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने ओबीसी के जो सम्मेलन किए उसमें भी कश्यप भी जाति भी आती है, और हमने अगड़ों को भी नहीं छोड़ा। ब्राह्मणों के साथ जिस तरीके से अत्याचार योगी सरकार के अंदर किया गया है वो अद्वितीय रूप से सामने आया, और उनके विधायकों ने पोल खोली है। और 200 विधायक योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जो है वो धरने पे बैठे थे विधानसभा में। इससे कोई किनारा नहीं कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो समाजवादी पार्टी इस देश को जोड़ने के लिए, इस प्रदेश को जोड़ने के लिए, भाषाई को जोड़ने के लिए, धर्म को जोड़ने के लिए, जातियों को जोड़ने के लिए, सबको जोड़ने का प्रयास कर रही है। उसी में आपने हमारा ये सम्मेलन भी देखा है उसी क्रम में। और हमने तो बहुत पहले ही कह दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लागू कीजिए और बताइए कि कौन कितना है, उसके हिसाब से उसको आरक्षण दे दीजिए। किसी के साथ किसी तरह का कोई गलत काम नहीं होगा। आरक्षण की बात आती है फिर उसमें भी खामियां दिख जाती हैं कपिश जी। अभी फिलहाल अब मुस्लिम वोटरों की साधने की भी कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में अपना दमखम दिखा रहे हैं। हर दल अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन सपा और बीजेपी की अगर हम टक्कर देख रहे हैं तो फिर छोटे छोटे जब दलों की बात आती है फिर जातियों को लेकर बात की जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं हम किसी जाति को नहीं साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग फिर सम्मेलन भी किए जा रहे हैं। देखिए यही तो बात है। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि देखिए सारी जातियों को एक साथ लेकर के चलने की जरूरत है, लेकिन आप एक ही जगह पे सबको नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग कैटेगरीज को करके और हम उनके बीच अपनी बातों को लेके जा रहे हैं कि हमारे उद्घोषणा पत्र में हम क्या लाने जा रहे हैं, क्या आप लोगों की समस्याएं हैं जिसके वजह से हम उसको घोषणा पत्र में शामिल करें दूर करने के लिए, और वर्तमान सरकार ने जो विनाश लीला खेली है उसके संदर्भ में उनको जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं, और उनसे भी राय मशवरा कर रहे हैं कि उनको कैसा लगता है। तो सम्मेलन के अंदर अमृतपान करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। कपिश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है, करने की कोशिश ऐसा कर क्यों रही लगता है कि घोषणा पत्र के जो दावे थे वो पूरे नहीं हुए, या फिर सपा की जब सरकार थी तो घोषणा पत्र में जितनी भी बातें थी वो पूरी कर दी गई थी? देखिए बहुत सीधी सी बात है, हमारा घोषणा पत्र आपके सामने है। हमने अगर कहा था कि हम अपने बहन माताओं को जो है समाजवादी पेंशन देंगे तो हमने 54 लाख पेंशन देने का काम किया। हमने अगर कहा कि हम अपने बहन बेटियों को जो इंटरमीडिएट पास करेंगे उनके आगे की शिक्षा के लिए या उस पैसे का इस्तेमाल उनके विवाह के लिए उनके परिवार वाले कर सकते हैं, तो हम लोग ने 30,000 रुपए और कन्या विद्या धन की योजना की शुरुआत की और दिया। हमने अगर ये कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर हम सारे रोजगार नहीं दे सकते हैं सबको तो हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, और इतना भत्ता अवश्य देंगे कि कम से कम उनको अपने पेरेंट्स से आवेदन पत्र भरने के लिए पैसा ना मांगना पड़े। तो समाजवादी पार्टी ने वो भी काम किया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल उत्तर प्रदेश करने के लिए और स्वरोजगार देने के लिए हम निश्चित तौर पे अपने इंटरमीडिएट के पास बच्चों को जो है वो जो टॉप होंगे हर उससे वो हर बोर्ड के, हम उनको जो है वो लैपटॉप देंगे। तो हमने 19 लाख लैपटॉप बांटने का काम किया। और यही नहीं, जब हमने लोहिया आवास की बात की तो हमने लोहिया आवास दिया, लाखों लोगों को दिया, जबकि हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं थी। हमको तो दरपेश किया जाता था, केंद्र सरकार कोई मदद नहीं करती थी, और उसके बाद भी विद्युत क्षेत्र में अद्वितीय काम हम लोगों ने किया। रोजा के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने थर्मल पावर लगाया, जिस तरीके से अनपारा और सोनभद्र के अंदर, और वही नहीं सारे सब स्टेशन पर हम लोगों ने सब स्टेशन पे की वो बढ़ा करके धारता और बिजली उत्पादन में बढ़ाया है। और साथ ही जापान से हम लोगों ने कोलैबोरेशन करके सूरज से बनने वाली ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया, और यहां तक कहा कि इसे लोग अपने घर पे लगाएं और जितनी यूनिट बिजली वो उससे बनाएंगे वो उनमें माइनस कर दी जाएगी, और 2 वे बिजली का सिस्टम दिया। तो ये समाजवादी पार्टी की देन थी। हमने जो कहा वो हमने किया, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तो कहा था
कि जब ये आएंगे तो ये किसानों की आय दुगना कर देंगे। इन्होंने लागत मूल्य तिगुना कर दी और किसानों की आय दुगना का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। इन्होंने चंद पूंजीपतियों के चक्कर में किसानों के पीठ में छुरा भोंक दिया। 700 से ज्यादा किसान बॉर्डर पे बैठ करके शहीद हो गए और एक भी टसुए नहीं वहां से हमारी योगी और मोदी सरकार, और आज भी बैठे हुए। ठीक है, उनसे ही जान लेते हैं। कृष्ण मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन जी, बीजेपी की तरफ से अपनी तैयारी की जा रही है, सपा की तरफ से अपनी तैयारी की जा रही है, अपनी कोशिशें की जा रही है। सपा छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ रही है, लेकिन अगर बीजेपी का ये फॉर्मूला देखा जाए कैराना टू विधानसभा, क्या सक्सेसफुल हो पाएगा? कोमल जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कैराना और नोएडा या गाजीपुर या गाजियाबाद नहीं देखती है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा उत्तर प्रदेश है, पूरा गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक, सोनभद्र से लेके सोनौली तक और बलिया से लेके तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश मानती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का मॉडल है वो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए हम अंत्योदय के सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के, श्याम प्रसाद मुखर्जी के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हम 24 करोड़ जनता के एक एक व्यक्ति तक अपने जो भी विकास मॉडल है, जो जनता के जीवन आधारभूत सुरक्षा है, संरचना है, जीवन जीने के साधन है, जो विकास मॉडल है, हम एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरी बात रही कैराना की, तो कैराना ये सांप्रदायिक पार्टियों के लिए कैराना एक वो पॉइंट हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास का एक मॉडल शुरू होगा, वो कैराना से चलकर और गाजीपुर तक पहुंचेगा। जनता पार्टी सरकार दृष्टि से, विकास के दृष्टि, बहुलता के दृष्टि, विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं आगे कृष्ण मोहन जी, लेकिन फिर भी इतने सवाल आखिर क्यों हो रहे हैं? जनता संतुष्ट क्यों नहीं नजर आ रही है? हमारा जो कॉन्सेप्ट है, एक जिला एक, हमारा जिला एक मेडिकल कॉलेज, एक जिला एक प्रोडक्ट, एक जिला एक विश्वविद्यालय, और हर से जो भी जो होता है आप देखेंगे कोमल जी, उत्तर प्रदेश ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। कपिश जी, फिलहाल आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा हम विकास के मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं और जनता भी उस चीज को सराह रही है। बहरहाल कई जगह देखा गया है जो जरूरत है वो लोगों तक पहुंच भी रही है, जो विकास परियोजना है उसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। जो सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हर योजना का लाभ हर उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसको जरूरत है। सपा की तरफ से कहा जा रहा हमने ऐसा किया, लेकिन आज सरकार तो बीजेपी की है ना। देखिए, बीजेपी की सरकार है, इसीलिए ना देश का पतन हो गया, उत्तर प्रदेश का पतन हो गया। जीडीपी माइनस में क्या अन्य गवर्नमेंट के अंदर गई थी? -23 लेकर के गए हैं। क्या इन्होंने जीएसटी जिस तरीके से लागू की थी, उस जीएसटी में वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी को इन्होंने लागू किया? क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अन्य जिस पर जीएसटी नहीं आती है उस पर तो एक्साइज ड्यूटी लेते हैं? तो हम तो पूछ रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स की बात करने वाले अपने लाभ के लिए मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू थू करते हैं। आज आप बताइए ना, इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश को नुकसान पहुंचाया है, और वो कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूं। इन्होंने तो एक्साइज ड्यूटी में छूट कर दी और इन्होंने वेट में जरूर छूट कर दी। बहुत अच्छी बात है, आपका हम हृदय से स्वागत कर लेते हैं। लेकिन मुझे आप बताइए, आप जब क्रूड सस्ता है तो आप उन कंपनियों को क्यों नहीं विवश करते हैं कि वो अपने दाम कम करे? आपके पास जो टैक्स आता है उस टैक्स के पैसे से आप देश का विकास करते हैं। लेकिन अगर आप उसमें छूट कराएंगे तो पूंजीपतियों को, क्योंकि आपके हिसाब से हानि हो जाएगी। आप देश की तो हानि कर सकते हैं, लेकिन आप अपने चुनिंदा पूंजीपति मित्रों की हानि नहीं कर सकते। ये है सरकार। और अभी 25 पैसे, 35 पैसे, 40 पैसे फिर बढ़ने लगेगा और जितनी छूट इन्होंने दी है वहां तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा विकास देखने को मिलता है कृष्ण मोहन जी, लेकिन फिलहाल विकास को लेकर जब बात हो रही है तो सपा प्रवक्ता कपिश जी लाभ और हानि की बात कर रहे हैं। जिस तरह से हम जनता तक लाभ की बात करें तो यही कहा जा रहा कि हर ऐसी योजना जिसका लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए, हर उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा। लेकिन फिर भी सवाल खड़े लाभ और हानि को लेकर, क्या कहेगा? हेलो जी कृष्ण मोहन जी। जी कोमल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मेरा सवाल आपने सुना?
सर फिर मैं सुनना चाहूंगा, सुन नहीं पाया मैं। कृष्ण मोहन जी, लाभ और हानि को लेकर बात हो रही है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह से विकास परियोजनाओं की बात होती है, वो परियोजनाएं तो कही जाती हैं कि लाभ पहुंचाया जा रहा है, और अगर हम सरकार की बात कहें तो सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हर आखिरी व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचेगा जिसकी जरूरत है, लेकिन फिर भी लाभ हानि की बात की जा रही है। सपा प्रवक्ता ने तमाम सवाल कहे विकास को लेकर, क्या कहेंगे? कोमल जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी लाभ और हानि देखकर चुनाव में नहीं लड़ती, चुनाव लड़ने जाती। भारतीय जनता पार्टी के लिए 365 दिन ही एक चुनावी मोड में रहते हैं, और चुनावी मोड में हम संगठन के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक ढांचे पे ठीक है, क्रूड को लेकर भी बात कही उन्होंने, और जीएसटी टैक्स को भी लेकर उन्होंने बात कही, पेट्रोलियम को लेकर उन्होंने कहा एक्साइज ड्यूटी कम की गई, लेकिन फिलहाल क्रूड जब इतना सस्ता, फिर इतनी सी कमी क्यों की गई? देखिए कोमल जी, एक पक्ष है कि हमने क्रूड, एक पक्ष ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड के दाम कम हुए हैं, और तो दूसरा पक्ष ये है कि हमने पेट्रोलियम के कुछ दाम कम किए हैं, जो एक सिंबॉलिक है, अभी और कम होने जा रहे हैं। दूसरी बात, हाँ। आप देखेंगे कि ये देश नहीं पूरी दुनिया जब कोरोना काल से गुजर रही हो, तो देश के वैक्सीनेशन से लेके और ढेर सारे फ्री अनाज और ढेर सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो जनहित के लिए है, और वो इसी देश के से ही रेवेन्यू जनरेट करके दिए जाते हैं। तो यदि हम एक बात करें कि एक तरफ क्रूड सस्ते हुए हैं, तो हमने एक तरफ कुछ तेल के दाम गिराए भी है, और उसी तेल से कमाकर, उसी तेल से ये देश जो है एक रेवेन्यू जनरेट करके और देश के जनता को जन सुविधाएं देने का भी कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो रेल रोड का, जो तमाम रोड बन रहे हैं, ढेर सारे मतलब जनहित के मुद्दे पर जो भी जुड़े हुए जन उपयोगी चीजें हैं, हम उसको जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक पक्ष है, परंतु उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही है, और एक बार पुनः तेल के दाम गिराने की चर्चा है, और आप देखेंगे दिसंबर आते आते एक बार बड़े स्तर पे बड़ा मूल्य कम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है। कपिश जी, जवाब मेरे ख्याल से आपको मिला होगा। आपने पेट्रोलियम को लेकर सवाल उठाया, क्रूड को लेकर सवाल उठाया। नहीं बिल्कुल नहीं मिला, मैं खाली रह गया। बोलिए। मैं कोमल जी खाली रह गया। मैं इस वजह से खाली रह गया कि हमारे मित्र से मैं एक बात पूछ रहा हूं कि $42 प्रति बैरल जो तेल था वो कोरोना काल के बीच में था, और उस समय से लेकर के हमारी कंपनियों ने, जो हमारे मित्र के चंद पूंजीपति हैं, उन्होंने 24 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए। 24 लाख करोड़ रुपए जो आपके जीडीपी का हाफ है। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि आप क्रूड जब 42 रुपए था तो भी कम नहीं किया, आज 62 रुपए है तो भी आपने कम नहीं किया था। आपने देश के टैक्स को कम किया है, और उस टैक्स के पैसे से देश का विकास होता है। यानी आपने देश के विकास से तो समझौता कर लिया, लेकिन अपने मित्रों की पॉकेट से समझौता नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं। और दूसरी चीज कह रहा हूं कि जब 4 आने 8 आने 4 आने 8 आने करके फिर बढ़ेगा, और आप जहां अपना टैक्स कम किए वहां तक फिर पहुंच जाएगा, इसकी गारंटी आप कैसे देंगे? क्यों नहीं आप इसमें हाथ में लेना चाहते हैं? जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो पग पग पे आप चले आते थे कहने के लिए कि गवर्नमेंट के हाथ में कैसे नहीं है। तो अगर नहीं है तो अब कैसे है, मुझे बताइए। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव आते हैं तो दाम स्थिर हो जाते हैं, जब 5 प्रदेशों में चुनाव आसन्न हो जाते हैं तो ये टैक्स भी कम करने लगते हैं। और अभी हमारे मित्र बता भी रहे हैं कि जब थोड़ा और इलेक्शन के हम करीब जाएंगे तो 5-10 रुपए की और राहत दे देंगे तब तक के लिए, उसके बाद फिर आ जाएंगे तो नोचेंगे और खाएंगे जनता को। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपने उस समय क्यों नहीं को लेकर बात की जा रही है, क्या इलेक्शंस के बाद वाकई में ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी? इसमें जनता के मुद्दों पर, जनता के हितों पर, जनता के बेहतरी के लिए काम करने वाली पार्टी, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। और रही बात दाम के कम करने की, तो भारतीय जनता पार्टी जितना अधिक से अधिक जन सरोकार से जुड़ी जो वस्तुएं हैं उनको कम करने का प्रयास करेगी। और हम तो इस अवसर पे, हम तो एकात्म मानववाद के विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे और उसके सुविधा के अनुसार विकास पहुंचे। और ये भी दाम कम हो रहे हैं, ये जनता के लिए कम थे, और भी दाम कम होंगे। और ये जो कह रहे हैं कि चुनाव बाद दाम बढ़ जाएंगे, वक्त का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकना होगा। ठीक है कृष्ण मोहन जी और कपिश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल वेस्ट यूपी को लेकर जो रण शुरू हो गया है, किस तरह से इन सवालों के जवाब सामने आएंगे, क्योंकि जनता बेहद स्मार्ट है और जो विकास की
की बातें कही जा रही है, लाभ हानि की बात कही जा रही है, जनता तक पहुंच रही है, जनता भी समझ रही है कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन चुनाव के बाद किस तरीके के नतीजे रहेंगे ये जनता डिसाइड करेगी। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।